अभी हम गाइडेंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। रिदमिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट, इसको हम एक ही वीडियो में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। इसको कैमरा को मैं साफ करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी क्लियर नज़र आ रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है, रिदम से हमें मतलब कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एट रेगुलर इंटरवल, उसको रिदमिस्टी कहते हैं। वो रिदमिस्टी के लिए एक रिदमिकल एक्साइटेशन होनी लाजमी है, जिसको रिदमिकल एक्साइटेशन ऑफ हार्ट कहते हैं। उसको हम पढ़ेंगे। उसके लिए एक क्या कहते हैं कंपोनेंट्स होंगे। वो कौन से कंपोनेंट ये एक्साइटेशन काज करते हैं उनको पढ़ेंगे। एक सिस्टम को पढ़ेंगे, वो सिस्टम कहाँ पाया जाता है वो पढ़ेंगे। वो सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है, कौन उसको कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हमने इस चैप्टर को एज आ वीडियो में देख के वही कंसेप्ट बनाना है, इसको लिखना है पेपर में। मज़ीद रीडअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम देख लें तो हर इंसान जो है एक दिन में 1 लाख टाइम्स हार्ट बीट करता है, यानी कंट्रैक्शन करता है, या 3 बिलियन टाइम्स लाइफ टाइम में कंट्रैक्शन करता है। उसके लिए एक सिस्टम है, जिसको एक कंट्रैक्शन के लिए एक इम्पल्स जनरेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कुदरत ने, नेचर ने। और उस इम्पल्स को कंडक्ट करने, हार्ट में कंडक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। तो ये सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये सिस्टम जो है इफ़ेक्ट हो सकता है, डिजीज़ से डैमेज हो सकता है, जैसे हमारे पास इश्कीमिया वगैरह है। सिस्टम हमारे पास है ऐसे नोड्स जो पेसमेकर है ओरिजिनल, जिससे मतलब एक्साइटेशन इम्पल्स प्रोड्यूस होती है, ट्रांसफ़र होती है एवी नोड्स में। एवी नोड से फिर जाके पास होती हैं वेंट्रिकल्स में इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल्स, जो ब्रांच हैं परकंजी फाइबर्स में। यानी इसको मैंने फ्लो चार्ट में आपको सही सिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, ये ऐसे नोड्स हैं। ऐसे नोड्स यहाँ जनरेट होती है, इम्पल्स जनरेट होकर एवी नोड्स में आती है। यहाँ पर टाइम कितना लगता है, इतना लगता है। फिर जाके एवी बंडल में आती है। एवी बंडल से लेफ्ट और राइट इसकी ब्रांचेस होती हैं। ये ब्रांचेस परकंजी फाइबर से बनी होती है। ये ब्रांचेस जो है देती हैं फिर वेंट्रिकल्स में, यानी पहले कंट्रैक्शन किधर होगी, अट्रे की कंट्रैक्शन होगी, फिर वेंट्रिकल्स की होंगी। यहाँ पर थोड़ा स्लाइडली डिले होगा। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। किधर थे हम, ये यहाँ से हम स्टार्ट करते। तो जो है ऐसे नोड हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी वेट जो 3 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर लॉन्ग और 1 मिलीमीटर थिक होते हैं। ये पाए जाते हैं राइट एट्रियम के से थोड़ा सा नीचे, सुपीरियर पोस्टोलेटरल ऑफ राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना केवा के थोड़ा सा नीचे और उसके लेटरल साइड पे पाए जाते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें कंट्रैक्टाइल मसल फिलामेंट्स नहीं होते। इसको हम कह सकते हैं जी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉर्डिक मसल्स। यहाँ से जो है इसके डायमीटर कितनी 3 to 5 माइक्रोमीटर्स होती है, एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल जिसकी हमारे पास 10 to 15 माइक्रोमीटर्स होती है। और ये जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होती है कार्डियक मसल से। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, ऐसे नोड की बात कर रहे हैं। कनेक्ट होती है मसल फाइबर से, ताकि जब इसमें जनरेट हो इम्पल्स तो डायरेक्ट उनमें फैल सके। तो अभी देखेंगे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल रिदमिस्ट्री। ये इसमें कहा गया है कि ऐसे नोड्स में हार्ट की अपनी एबिलिटी होती है कंट्रैक्शन के लिए इम्पल्स प्रोड्यूस करने की। तो ये एबिलिटी किसकी होती है, ऐसे नोड्स की होती है, ऑटोमेटिक एबिलिटी होती है। इसके बाद हमारे पास मैकेनिज़्म हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज़्म डिस्कस करने से पहले हमारे पास ये, आप इसको थोड़ा सा करीब अभी सही नज़र आ रहा है। तो पहले हम देखेंगे जी जो है नॉर्मल मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास होती है नॉर्मल मसल्स के लिए इतनी, और जो है ऐसे नोड्स के मसल्स की इतनी होती है। ये इतनी क्यों होती है, ये होती है जी लीकी सोडियम और कैल्शियम गेट्स की वजह से।
ठीक है, जहाँ से कैल्शियम और सोडियम लीक होते रहते हैं। और फिर जो है ना स्लाइडली नेगेटिविटी अंदर इसकी जो पॉजिटिविटी के होने की वजह से जो है इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो है एक्शन पोटेंशियल या वो कैसे जनरेट होती है। तो कैल्शियम फास्ट सोडियम चैनल्स कैल्शियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल्स की वजह से जनरेट होती है और ख़त्म भी होती है। जैसा ही हमारे पास है वो लीकी गेट्स की वजह से थोड़ा सा स्लाइडली पॉजिटिविटी आएगी तो कैल्शियम गेट्स खुल जाएंगे, फिर सोडियम अंडर एंट्री मारेगा। इसके बाद हमारे पास थोड़ी देर के लिए प्लाटू होगा जो हमारे पास 0.3 सेकेंड्स के लिए होगा, जो कि इसकी वजह से काज करेगा, स्लो कैल्शियम चैनल्स की वजह से काज करेगा। इसके बाद पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे। पोटेशियम की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ जो है पोटेशियम आयंस बाहर मूव करेंगे, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिविटी होगी और रेस्टिंग लेवल पर मेम्ब्रेन दोबारा आएगी। हमें पता है कि पोटेशियम इनके पास जो है ना लीकी गेट्स और चैनल जो होते हैं, तो पोटेशियम सोडियम की जो कंसंट्रेशन बाहर से बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सोडियम पॉजिटिव जो अंदर मूव करता है लीकी गेट्स के थ्रू, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा स्लाइडली चेंज होता है टूवर्ड्स पॉजिटिव, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो फिर जो है जब तक इतना तक वोल्टेज पहुंच जाएगा -55 से इतना तक पहुंच जाएगा, तो फिर जो है कैल्शियम गेट्स एक्टिवेट होंगे और यहाँ से फिर जो है कैल्शियम अंदर मूव करता जाएगा। यानी इस लिग्नेस गेट्स की वजह से कंटिन्यूसली सोडियम और कैल्शियम की मूवमेंट अंदर होने की वजह से सेल्फ एक्साइटेशन काज कर सकती है, ये हम कह सकते हैं। मेन रीज़न क्या है? कंटिन्यूस लीकनेस ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आयंस कॉजेज सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक है, यानी अगर लीक ना होते तो फिर जो है ना ये यहाँ तक ना आती तो फिर कैल्शियम गेट्स ना खोलते, कैल्शियम गेट्स ना खोलते तो फिर हमारे पास एक्साइटेशन नहीं होती। तो ये एक्साइटेशन कंटिन्यूसली ये हमेशा क्यों नहीं रहती, इसकी वजह क्या है, यानी लीक हमेशा क्यों नहीं होते हैं, इसकी वजह ये है 100 to 150 मिली सेकेंड्स ऑफ ओपनिंग ऑफ स्लो कैल्शियम गेट्स के बाद ये जो है फ़ौरन बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज आना बंद हो जाता है। ये देखें सीजीज पॉजिटिव पोटेशियम, और इसी वक्त जो है ना पोटेशियम के गेट्स खुल जाते हैं और पोटेशियम बाहर जाने लगता है। तो यानी पोटेशियम बाहर गया और सोडियम और कैल्शियम अंदर आना बंद हो गए, तो अंदर जो है नेगेटिविटी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से अंदर रिपोलराइजेशन होगी, यानी नेगेटिविटी होगी, जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे। और मेम्ब्रेन जो है -55 से 60 मिलीवाट्स दोबारा गेन करेगी। अब देखेंगे ये -55 टू -60 मिलीवाट्स हमेशा क्यों नहीं रहती, ये बुक में खुद ही क्वेश्चन पूछा है। जैसे ही हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन होगी, एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होगा, तो फिर दोबारा जो है ये तो अंदर लेते आएंगे, फिर लीकिंग गेट्स जो है अपने काम कर रहे हैं पीछे, फिर ओवर बैलेंस क्रिएट करेंगे, फिर सेल्फ एक्साइटेशन होगी कैल्शियम एल गेट्स की, फिर जो है वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। अब जो है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया, अब आर्ट्रियम में जो है ये ऐसे नोड होता है, ये आर्ट्रियम में ट्रांसमिट कैसे करेगा अपना इम्पल्स, यानी मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए। तो इसकी साइनस नोड के एंड जो है कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली मसल के साथ, मसल फाइबर के साथ। तो ये अपना इम्पल्स ट्रांसफ़र करेंगे मसल फाइबर को और एवी नोड को। एवी नोड को कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में ये दिखा दिए, देखें इस डायग्राम में। यहाँ पर साइनस है, यहाँ पर मसल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा, तो मसल के साथ जो है ना मसल को इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा, और ये फाइबर्स ये जो नज़र आ रही इसके ज़रिए ये जो है ना एवी नोड को ट्रांसफ़र करेगा। तो
स्पीड हम देखें तो मसल की तक पहुंचने की स्पीड 0.3 मीटर पर सेकंड है, और जो है ना, और इसके तीन पाथवेज होते हैं, इंटरनोडल पाथवेज कहते हैं, जो इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल होते हैं। इनमें जो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, नियरली 1 मीटर पर सेकंड होती है। फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जो है ना एवी बंडल में, एवी नोड में आ जाते हैं, फिर एवी बंडल में आ जाते हैं। तो इसके बाद हम देख, फिर ये जो है एवी नोड जो है डिले करता है, इसको देखेंगे डिले कैसे करता है। यहाँ से जनरेट हो गया जी हमारे पास, ये डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ से जनरेट हो गया हमारे पास इम्पल्स जनरेट होके यहाँ तक आ गया एवी नोड तक 0.3 सेकंड्स में। यहाँ पर 0.9 सेकंड जो है डिले के 0.03 सेकंड में यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। इसके बाद 0.09 सेकंड यहाँ डिले करेगा, फिर जो है 0.3 सेकंड में यहाँ से यहाँ एवी बंडल तक आएगा। एवी बंडल तक आने के बाद फिर जो है राइट और लेफ़्ट बंडल में जाएगा, यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने में फिर 0.03 सेकंड लगेगा, फिर जो है ना यहाँ से अंदर आएगा जो है रिंगिंग मोशन काज करने वाले फाइबर्स में, उसमें भी 0.03 सेकंड लेगा। यानी टोटल कितने सेकंड लेगा जनरेशन से लेके यहाँ तक कंट्रैक्शन काज करवाने तक 0.16 सेकंड लेगा। ये देखें टोटली डिले कितना होगा, 0.16 सेकंड लेगा। उसके बाद फिर जो है ना जो वेंट्रिकल है वो कंट्रैक्ट करने लग जाएगी। यानी ये टाइम जो है इससे पहले वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं होगी, इससे पहले आर्टरिया कंट्रैक्ट होगी और ब्लड जो है वेंट्रिकल में आ चुका होगा, फिर जो है वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगी। स्लो कंडक्शन की वजह क्या है जी, गैप्स जो है कम होती हैं, कम गैप्स की वजह से जो है आयन के लिए रेजिस्टेंस होती है, यानी आयन्स उतने ज़्यादा मतलब ट्रांसमिट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल स्लो बनता है, एक्साइटेशन स्लो होती है। इसके बाद रैपिड ट्रांसमिशन परकंजी फाइबर में कैसे हो सकती है, ये हम डिस्कस करेंगे। मसल बंडल के आगे जाए तो हमारे पास फाइबर्स आती हैं पर जिसे हम परकंजी फाइबर्स कहते हैं, जो वेरी लार्ज होती हैं और इनका जो है लार्ज डायमीटर मसल कार्डियक मसल वेंट्रिकुलर मसल फाइबर से भी ज़्यादा होता है। तो ये जो है इनकी ट्रांसमिशन जो है ना 1.5 मीटर से लेकर 4 मीटर सेकेंड वेलोसिटी होती है, जो 6 टाइम्स वेंट्रिकुलर मसल से ज़्यादा है और 150 टाइम जो है एवी नोडल फाइबर से ज़्यादा है। इसके बाद ये जो है इसकी वजह ये बिलीव की जाती है क्योंकि ये इनमें गैप्स जो है बहुत ज़्यादा परमेबल होती हैं और जिसकी वजह से आयन जो है बहुत जल्दी ट्रांसमिट होते हैं अंदर बाहर और आपस में, और जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जल्दी ट्रांसमिट होता है। तो ये वजह इसमें मायोफिब्रिल से बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से ये परकंजी फाइबर जो है कंट्रैक्ट नहीं करती। परकंजी फाइबर्स आपको याद रहेगी ये जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मसल फाइबर है। इसके बाद हमारे पास एवी जो है मसल एवी बंडल जो है वन वे कंडक्शन है। आप कह सकते हैं कि ये यहाँ से एवी बंडल से अगर इम्पल्स एट्रिया से वेंट्रिकल तक आ गई तो फिर वापस नहीं जा सकती, यानी वन वे रोड है ये। यहाँ पर आपको पता है ये हार्ट का एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, तो ये सेपरेट किया जाता है बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर फिब्रस टिश्यू यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ से ये इंसुलेटर एक्ट करता है, फिर ये इम्पल्सिस वापस इस वजह से नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर कुछ डिजीज़ में जैसे हमारे पास एरिथमिया कहलाते हैं, इसमें यहाँ पर सुराख हो सकते हैं जिसकी वजह से इम्पल्सिस बैकवर्ड जा सकती हैं।
सीरियस कार्डियक इश्यूज प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट और जो राइट बंडल ब्रांचेज यानी परकंजीव फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखें तो परकंजीव फाइबर्स जो है यहाँ से एवी बंडल जाके 5 to 15 मिलीमीटर एपेक्स की तरफ जाकर डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में। ये जो है डाउनवर्ड मूव करती है, एपेक्स की तरफ मूव करके फिर डिवाइड होती है फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में, जिसे हम कहते हैं परकंजीव फाइबर्स। ये परकंजीव फाइबर्स यानी स्मॉल ब्रांचेस बैकवर्ड मूव करती हैं और जो है मसल में पेनेट्रेट करती हैं 1/3 और फिर जो है कंटिन्यूस करती हैं हर जो है मसल फाइबर के साथ यानी कार्डियक मसल फाइबर के साथ। यहाँ से जब आपके पास पहुँच गया इम्पल्स फिर जो है मसल तक पहुँचने में और कंट्रैक्शन काज करवाने के शुरू तक जो है 0.03 सेकंड लगेगा। यानी यहाँ से मसल तक पहुँचने में जो है 0.03 सेकेंड टाइम लगेगा। इसके बाद वेंट्रिकुलर मसल में जो है कंट्रैक्शन में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 0.06 टाइम लगता है। क्यों लगता है ये हम देखेंगे। हमें पता है हार्ट की 2 लेयर्स होती हैं, जो वेंट्रिकल्स की 2 लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज होके मतलब मसल्स बने होते हैं। इनमें जो है इंगुलेशन होती है, इंगुलेशन की वजह से जो हमारे पास इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है जो 0.03 सेकंड होता है। और ये जो है बिकॉज ऑफ दिस इंगुलेशन नर्व टू ट्रांसफ़र फ्रॉम बंडल्स इनिशियल बंडल ब्रांचेज यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.06 सेकंड लगते हैं। यानी आप कह सकते हैं ड्यू टू रैप और एंगुलेशन ऑफ लेयर्स impulse to transmit from the initial bundle branch to the end of Purkinje fibers takes 0.0 second time। इसके बाद ये समरी में आपको बताया गया सीधी बात है। एवी नोड में जनरेशन होती है, साइनस नोड में जनरेशन होती है, फिर जाकर जो है इंटरनोडल पाथवे के ज़रिए जाके एवी नोड में जाती है। एवी नोड से जो है एवी बंडल तक जाती है, एवी बंडल से जाकर परकंजी फाइबर में जाती है। परकंजी फाइबर से जो रैपिडली ट्रांसमिट करता है पल्स को, फिर जाकर मसल में जाती है। ये एक फ्लो आपको दिया हुआ है। इसके बाद कंट्रोल कैसे करती है एक्साइटेशन सिस्टम को, ऐसे नोड को कौन कंट्रोल करता है, एवी नोड को कौन कंट्रोल करता है, साइनस को कौन कंट्रोल करता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। हमारे पास 3 नोड्स होते हैं, ऐसे नोड्स, एवी नोड और परकंजी फाइबर्स। ये तो तीनों जो है अलग अलग रिदमिकल कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं। एवी नोड्स हमारे पास 40 to 60 टाइम जो है पर मिनट हर बीट प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि परकंजी फाइबर्स हमारे पास 50 to 40 टाइम्स। और हमारे पास सबसे तेज़ क्या है, ऐसे नोड है जो 70 to 80 टाइम्स पर मिनट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये पेस मेकर ऑफ हार्ट कहलाती है और ये कंट्रोल करती है नॉर्मल हार्ट रेट को। हमारे पास ये यहाँ पूछा गया है कि परकंजी फाइबर्स और एवी नोड्स की जगह ऐसे नोड्स को क्यों पेस मेकर कुदरत ने रखा है। तो उसकी वजह ये है कि जैसे ही एक ऐसे नोड स्टार्ट होता है वो जो है एवी नोड के और परकंजी फाइबर्स की जो है एक्साइटेशन होने तक ये डबल डिस्चार्जिंग कर सकता है, यानी डबल 2 दफ़ा अपने साइकिल्स को कंप्लीट कर सकता है। यानी इसकी डिस्चार्जिंग जो स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये जो है 70 to 80 हार्ट बीट प्रोड्यूस कर सकता है पर मिनट, जबकि ये 40 to 60 प्रोड्यूस कर सकती है। यानी आप शॉर्ट वर्ड्स में कह सकते हैं कि डिस्चार्जिंग पावर
की वजह से हमें पेस मेकर को इसको कुदरत ने बनाया है। ये देखें, अब नॉर्मल पेस मेकर्स कभी कभी बनते हैं रेयर कंडीशंस में, जिसमें हमारे पास एवी नोट्स बन सकते हैं, परकंजी फाइबर्स बन सकती हैं। रेयर कंडीशन में ये भी फास्ट मतलब कर सकते हैं हार्ट बीट को, लेकिन ये रेयर कंडीशंस हो सकती हैं। इस जब ऐसे नोड्स की जगह दूसरे कोई नोड यानी एवी और परकंजी फाइबर्स यूज हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक पेसमेकर। और इस की वजह से सीक्वेंस ख़राब होती है, क्योंकि ये दोनों बाकी दोनों नोड जो वेंट्रिकल में पाए जाते हैं, तो एट्रिया अपने उसी अंदाज में कंट्रैक्ट करेगा, यानी वेंट्रिकल और एट्रिया का कंट्रैक्शन टाइम सेम हो सकता है, जिसकी वजह से सीक्वेंस की ख़राबी होती है और हार्ट में वीकनिंग हो सकती है। दूसरी वजह क्या है, हमारे पास परकंजी यहाँ पर ब्लॉकेज हो सकती है, यहाँ पर इस जगह ब्लॉकेज हो सकती है, तो इसी वजह से भी जो है इम्पल्स आगे ट्रांसफर ना हो, तो जिसकी वजह से आगे वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन नहीं होती। इसी वजह से एवी और परकंजी फाइबर जो है रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में पता है परकंजी फाइबर जो है 50 to 20 मिनट्स बाद जो है ना, जैसे ही ब्लॉक हो 50 to 20 मिनट्स बाद ही जो है काम करने लगते हैं। तो 50-20 मिनट्स बाद काम करने की वजह से पेशेंट जो है ना बेहोश हो सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इनटू ब्रेन, जिसकी वजह से अगर ये डिले बहुत ज़्यादा हो गया तो डेथ भी हो सकती है, फिर इसको हार्ट अटैक या कुछ और भी कह सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो है ना परकंजी फाइबर्स दोनों साइड्स में सेम तरीके से फैली होती हैं, दोनों वेंट्रिकल्स में, और ये बहुत फास्ट होती हैं, इतना टाइम लेती हैं ट्रांसमिट करने में इम्पल्स जो प्रोड्यूस हो चुका था, और ये है सेम जो है टाइम पे दोनों वेंट्रिकल्स को पंपिंग एक्शन प्रोड्यूस कराती हैं, यानी कंट्रैक्ट करवाती हैं और उनको मजबूर करती हैं पंप करने में। इसके बाद हम देखेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम का कंट्रोल। ये पैरासिम्पैथेटिक हम पहले देखें, जिसको वेगल स्टिमुलेशन भी कहते हैं। अगर वेगल स्टिमुलेशन हमने कराई तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, जिसे एसिटाइलकोलिन कहते हैं वेगल एंडिंग में, जिसका इफेक्ट होगा हार्ट रेट पे, यानी ये डिक्रीज करेगा रिदम ऑफ ऐसे नोट्स, और एवी जंक्शन फाइबर्स की एक्साइटेबिलिटी भी इफेक्ट करेगा और डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कार्डियक इम्पल्स या डिक्रीज करेगा और इसकी ट्रांसमिशन को इफेक्ट करते हुए हार्ट रेट जो है डिक्रीज होगा। ये कैसे होता है, इसकी वजह हम देख लेते हैं। वजह देखने से पहले हम एक चीज़ बता दें आपको, ये जब ये स्लो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो हार्ट जो है रेट डिक्रीज होगा, लेकिन जो है वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करती रहेंगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगी तो जो है कंट्रैक्शन एट्रिया अपनी उस अंदाज में कंट्रैक्ट करेगा, लेकिन वेंट्रिकल कंट्रैक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से मसला हो सकता है। तो बाकी दो जो है कुदरत ने एहतियात के लिए जो रखी हुई परकंजी फाइबर और एवी नोड्स, वो अपना काम रिदमिक काम स्टार्ट करेंगे और वो कंट्रैक्शन कराएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास 20 to 20 सेकेंड बाद ये काम होगा, और 40 to 50 मिनट्स जो है 15 पर मिनट बीट्स स्टार्ट होंगी, और इसको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर एस्केप कहेंगे। यहाँ इसका मैकेनिज्म हम देखें तो हमारे पास जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो ये जो है मेम्ब्रेन्स परमेबल होंगी पोटेशियम आयन के लिए, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन्स बाहर मूव करेंगे। बाहर मूव करने की वजह से अंदर जो है नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, -55 से भी ज़्यादा होगी, और इसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे, जिसकी वजह से जो है दोबारा इसको पोलराइज यानी एक्शन पोटेंशियल में लाने के लिए मुश्किलात होंगी। उसके लिए क्या कहते हैं, लीकी चैनल्स के लिए भी जो बहुत टाइम लगेगा, -80 से
65 तक लाने में बहुत टाइम देगा लीकी गेट्स को, जिसकी वजह से स्लो होगा, वजह ऐसे हो सकती है। आगे हम देखें तो हमारे पास है सिंपैथेटिक में साइनस नोडल डिस्चार्ज इंक्रीज होता है। सब चीज़ें उल्टी हैं, सारी चीज़ें अपोजिट हैं पैरासिम्पैथेटिक के। यहाँ पर जो है हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कंडक्शन इंक्रीज होगी। इसकी वजह भी हम जो देखें तो सिंपैथेटिक जो है स्टिमुलेशन काज करती है रिलीज ऑफ नॉन-एफिनेफ्रिन इफेक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे, जिसका इफेक्ट होता है कार्डियक मसल्स में। फिर सोडियम कैल्शियम के परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अंदर वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी की तरफ तेज़ी से जाता है, जिसकी वजह से सेल्फ एक्साइटेशन तेज़ी से होती है। और जब कैल्शियम आयन अंदर ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो फिर जो है मायोफिब्रिल्स के लिए जल्दी अवेलेबल होंगे और ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होकर कंट्रैक्टाइल प्रोसेस फास्ट करेंगे। इसी तरह सिंपैथेटिक नर्व से जो स्टिमुलेशन से हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया।